हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम एमकॉम इग्नू के IBO 5 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन पेपर है आज का हमारा फरवरी 2021। आज हम 2021 फरवरी के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पूरे सिलेबस को एनालाइज किया था कि हमारे 16 चैप्टर्स थे, ठीक है, जो कि हमारी 5 यूनिट्स पे बटे हुए थे। तो उनमें से कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये वीडियो सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनकी फुल प्रिपरेशन हो चुकी है उनके लिए भी, और जिनकी अभी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हुई है या जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से पेपर स्टार्ट हैं। तो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन लॉजिस्टिक मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। आपको टाइम मिलेगा पेपर के लिए 3 आवर्स का, और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। जैसे कि आपको पता ही है कि 30% आपके असाइनमेंट में से होते हैं और 70% इसमें से होते हैं जो आप पेपर देते हो, ठीक है। कुल मिला के ओवरऑल आपका रिजल्ट आता है। तो हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी के अंक समान हैं, मीन्स हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, ओके। और क्वेश्चन आएंगे टोटल 8, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है विपणन लॉजिस्टिक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 1 को हम कर चुके हैं, मैंने वीडियोस बना दी हैं उसकी। चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट पर विजिट कीजिए और आप इसे अपने कोर्स को साथ में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो नीरज की बुक से कर रहे हैं उनको यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 1 पे विपणन लॉजिस्टिक प्रणाली की अवधारणा क्या है, और साथ में पेज नंबर 5 पे अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में नए विकास। आपको ये दोनों जो पेजेस हैं इनका मर्ज करके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट और बी पार्ट में डिवाइड है। ए पार्ट में है भारत में लोक माल गोदामों की 3 स्तरीय प्रणाली है, व्याख्या कीजिए कौन कौन सी हैं, और भारतीय भंडार निगम के प्रमुख उद्देश्यों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारा 4, जो आपको पेज नंबर 36 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 32 में भारत में माल गोदाम निगम, इसे भी ऐड करोगे, और पृष्ठ 33 पर माल गोदाम निगमों के उद्देश्य और कार्य, इसे भी मर्ज करोगे। तो तीनों को मिला के इसका मतलब आपको चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन वाइज करते हैं ना तो आधा अधूरा रह जाता है। तो जो इसकी हेडिंग है आप इसे पढ़िए और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, कौन सा 1 और 4, मोस्टली इनमें से हर बारी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट आया हुआ है चैप्टर नंबर 5 से। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पहले 5 चैप्टर आप कर लोगे तो 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आपको मिल ही जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन भी मिल सकता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। इसका बी पार्ट का क्वेश्चन है चयनात्मक स्टॉक नियंत्रण से आपका क्या तात्पर्य है? इस संदर्भ में ABC विश्लेषण की तकनीक की व्याख्या कीजिए, ओके। तो चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 43 पे आपको मिल जाएगा चयनात्मक स्टॉक नियंत्रण, और पेज 44 पे मिल जाएगा ABC वर्गीकरण, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर का उल्लेख कीजिए। मतलब दोनों जो हमारे ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि अंतर बताना है आपको। फर्स्ट है प्रतिरूप और बहुप्रतिरूप, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, पेज 78 पे आपको मिलेगा। ये अंतर प्रतिरूप और बहुप्रतिरूप के नाम से दिया गया है। बी पार्ट में है अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा कंटेनर माल, ये भी आपको पेज चैप्टर 8 में मिलेगा, 78 पर ही। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और ये कंटेनर माल स्टेशन। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, तो आप इसकी इंग्लिश की भी टर्म्स देख लिया कीजिए, ठीक है। थर्ड है फ्लैट रैंक कंटेनर तथा ओपन टॉप कंटेनर। तो इसमें वो बुक में नहीं दिया होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दिया है, तो इसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। लंबी और भारी वस्तुओं को लादने के लिए बनाए जाते हैं। जो लंबी होती हैं, भारी होती हैं, उनको ले जाने के लिए कंटेनर बनाए जाते हैं, और इनकी विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, ये कंटेनर, इनमें ना तो छत होती है ना ही पार्श्व दीवार। जैसे कि ट्रक होता है ना तो ऊपर छत होती है, ठीक है, ऊपर से खुले होते हैं ट्रक, और कुछ ऐसे ट्रक होते हैं जो ऊपर से खुले होते हैं, और ना ही पीछे की दीवार होती है। तो कितनी भी ऊंचाई तक
और कितनी भी थोड़ा सा बाहर तक निकाल के इसको लादा जा सकता है सामान को। फिर है प्रत्येक कंटेनर विशेष रूप से मजबूत फर्श से बना होता है जिससे माल के अधिक लदान तथा रस्सी से बंधे माल की सुरक्षा हो सके, क्योंकि फ्लैट होगा, मजबूत भी होगा है फर्श, जिससे कि माल अधिक से अधिक लादा भी जा सके और वो सुरक्षित भी हो, क्योंकि रस्सी से जो बंधा हुआ माल है वो सुरक्षित रहना चाहिए। मजबूत फर्श नहीं होगा तो उसके गिरने की संभावना रहती है। और ये फ्लैट कंटेनर 20x40 के आकार में उपलब्ध होते हैं। अब हम देख लेते हैं ओपन टॉप कंटेनर। ये कंटेनर उस कार्गो के लिए बनाए जाते हैं जो क्रेन या कार्क लिफ्ट की सहायता से कंटेनर पर लादे जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? कंटेनर के ऊपरी दरवाजे पर एक निर्दिष्ट दिशा में माल हटाने वाला दरवाजा होता है। ये भारी मात्रा में अधिक भार वाले माल ढोने की प्रक्रिया संचालित करता है। तो इसमें क्या होता है? ऊपरी दरवाजे पर एक निर्दिष्ट दिशा यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में माल हटाने वाला दरवाजा होता है और ये भारी मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में अधिक भार वाले माल ढोने की प्रक्रिया संचालित करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और जो माल है वो भी बहुत भारी है, बहुत हैवी है। फिर है कंटेनर छत के स्थान पर एक मजबूत कैनवस से कंटेनर का ऊपरी हिस्सा सिरा ढका होता है। तो छत नहीं होती क्योंकि हमने लिखा है ओपन टॉप है तो ऊपर से खुला है, तो बस यहाँ से के कैनवसेस को ढक देते हैं। यह कैनवस आईसीओ के विनिर्देशनों के अनुरूप होता है और वर्गीकृत संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। थर्ड है मजबूत लेंसिंग रिंग सामान के चारों तरफ बंधी होती है। एक मजबूत लेंसिंग रिंग होती है, पूरे सामान के चारों तरफ बांध दिया जाता है जिससे कि सामान गिरे ना। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर से आया हुआ है? ये हमारा चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है। तो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो फर्स्ट चैप्टर में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से और 8th में से हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक अवधि के दौरान भारतीय समुद्री व्यापार की मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद भारतीय नौ परिवहन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए तथा भारतीय नौ परिवहन उद्योग द्वारा सामने की जा रही बाध्यताओं की जो उद्योग द्वारा जो सामना किया जा रहा है, कुछ बाध्यताएं आ रही, उनका विवेचन कीजिए। ठीक है, तो एक अवधि के दौरान भारतीय समुद्री व्यापार की मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद, बेशक हमारा भारतीय समुद्री व्यापार की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय नौ परिवहन जो भी नौका होती हैं, मतलब जो समुद्र के रास्ते जो माल जाता है, नौ परिवहन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इतना बढ़िया उनका प्रदर्शन नहीं रहा जितना कि हमने सोचा था, क्योंकि उनकी मात्रा में भी वृद्धि हो गई थी। तो इस कथन पर आपको टिप्पणी करनी है और भारतीय नौ परिवहन द्वारा कौन कौन सी बाध्यताओं का सामना किया जा रहा है उस पर भी विवेचन करना है। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में पेज 101 के क्वेश्चन नंबर 4। ये इसी से कनेक्टेड है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र द्वारा माल वाहन अधिनियम 1975 के अंतर्गत वाहक के कर्तव्यों तथा दायित्वों का उल्लेख कीजिए। लदान बिल के कार्यों की भी व्याख्या कीजिए। तो समुद्र द्वारा माल वाहन अधिनियम है, समुद्र क्योंकि समुद्र के द्वारा जो माल लेके जाया जाता है उसमें एक माल वाहन अधिनियम है 1975। उसके अंतर्गत जो भी जो वाहक है उसे लेके जा रहा है उसके कर्तव्य और दायित्व क्या हैं, आपको इसकी व्याख्या करनी है, उल्लेख करना है। और साथ ही लदान बिल के कार्य की जो लदान होता है उसका एक बिल बनता है, उसके कौन कौन से कार्य हैं इसकी भी व्याख्या करनी है। ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को अटैच करके आपको बनाना होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने फिर से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से 4 से 5 से 8 से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 और 13 ये क्वेश्चन चैप्टर नोट करते चलिए। इनमें से क्वेश्चन आए हुआ है लास्ट ईयर फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समुद्री धोखाधड़ी क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, उन विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण समुद्री धोखाधड़ी होती है। तो समुद्री धोखाधड़ी चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 136 पर आपको मिल जाएगी। इसका सारा दिया हुआ है कि धोखाधड़ी क्या है, साथ में धोखाधड़ी के 4 वर्ग होते हैं, वो भी तो मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, आप उसमें से ही कर लीजिएगा। जब वीडियो बनाऊँगी तब आप देख लीजिएगा या इसे, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको पढ़ के रखिएगा चैप्टर नंबर 15 पे। और साथ ही आपको ये भी देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैप्टर में वो सब नहीं दिया होता है जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर यहाँ पर है, ये मैं आपको पढ़ के यहीं पर बता देती हूँ। इसमें क्या है कि समुद्री व्यापार जितना ही पुरानी समुद्रवती धोखाधड़ी भी है, समुद्री व्यापार जितनी ही पुरानी समुद्रवती धोखाधड़ी भी है, जितना समुद्री व्यापार पुराना है ना, जितने वर्षों से वो चला रहा है, तो जब व्यापार किया जा रहा है तो धोखाधड़ी भी तभी से स्टार्ट हो गई थी।
लेकिन पिछले दशकों में समुद्री व्यापार में वृद्धि और तकनीक के विकास और वृद्धि में इससे कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में समुद्री व्यापार वृद्धि और तकनीक के विकास और वृद्धि में इससे कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। किससे ज़्यादा? धोखाधड़ी से। कपटपूर्ण व्यवहार में लगे पक्ष विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे दस्तावेजों का फर्जीकरण, फर्जी लदान बिल या साख पत्र बनाना, गलत प्रस्तुतिकरण, चाहे खुद या बैंकों के द्वारा आदि करते रहते हैं। ठीक है, तो फर्जी लदान बना लेते हैं, मतलब सब धोखाधड़ी काफ़ी बढ़ गई है। ये जो संभावना, ये इनकी संभावना ना असीम है, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो क्या कर सकते हैं, कपटपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, जैसे दस्तावेजों का फर्जीकरण, फर्जी लदान बिल, साख पत्र, गलत प्रस्तुतिकरण, कुछ भी कर सकते हैं। तो वास्तव में ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इसको रोका जाए। अधिकतर छल कपट घटनाओं में प्रत्यक्ष सौदेबाजी का सिद्धांत द्रष्टव्य है। इसका मतलब वस्तु का क्रेता, विक्रेता या परिवहन प्रदाता के अत्यधिक अनुकूल मूल्य और शर्तों से प्रभावित हो जाता है कि वस्तु का जो क्रेता है ना, क्रेता यानी कि खरीदने वाला, कंज्यूमर, वो विक्रेता या तो सेलर या फिर परिवहन जो प्रोवाइड करवाता है उसके अनुकूल मूल्य और शर्तों से प्रभावित हो जाता है, जो वो कहते हैं उससे प्रभावित हो जाता है। तो स्पष्ट सौदेबाजी से आकर्षित व्यापारी अक्सर उन रोकथाम उपायों की अवहेलना कर देता है। तो जो स्पष्ट सौदेबाजी से आकर्षित व्यापारी होता है, जो वो कहता है भाई सीधी सीधी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, सौदेबाजी जो भी आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसको अक्सर क्या होता है कि रोकथाम उपायों की अवहेलना कर देता है, जो कि छल से बचने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सौदेबाजी करते हुए उससे आकर्षित व्यापारी क्या करता है कि जो रोकथाम उपाय हैं उनकी अवहेलना कर देता है, और अगर वो अवहेलना ना करे तो वो छल से बच सकता है, लेकिन वो अवहेलना करता है तो छल से बच नहीं पाता, उसके साथ छल हो जाता है, छल कपट हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है। हालांकि समुद्री कपटों के कारणों की संख्या कई हैं, इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। तो बहुत तरीके से छल कपट किए जा सकते हैं, धोखाधड़ी की जा सकती है। तो मेन चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि कौन से छल कपट किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो सम्मिलित पार्टियों की विविधता। जो सम्मिलित पार्टी होती है उसके बीच में कौन कौन सी पार्टी मर्ज हैं, उनके वो बहुत तरीके की होती हैं, तो कई बार क्रेता समझ नहीं पाता इन चीज़ों को। सेकंड है बहुत अधिक विश्वास, जिसकी वजह से दस्तावेजों और संबंधित पक्षों की जांच नहीं की जाती और अन्य रोकथाम उपायों की अवहेलना की जाती है। तो कभी कभी जो कंज्यूमर हैं वो सेलर पर बहुत अधिक विश्वास कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि जो भी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं वो सही होंगे, तो वो संबंधित पक्षों की जांच नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंट्स पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें भी नहीं पढ़ता, और रोकथाम उपायों की अवहेलना की हो जाती है उसकी वजह से। तो अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो फिर वो उसके लिए खुद तो दोषी है ही, मतलब वो लोग तो दोषी हैं जो करते हैं, वो खुद भी दोषी है क्योंकि उसने ढंग से संबंधित पक्षों की जांच नहीं की हुई है। नेक्स्ट है लाइनर व्यापार की समस्याएं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्गो शामिल होते हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहनों का प्रयोग करते हैं। तो कार्गो होते हैं ना, जो समुद्र में से माल को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के परिवहनों का प्रयोग करते हैं, तो जो कई बार वैलिड होते हैं, कई बार अनवैलिड परिवहन का भी प्रयोग किया जा सकता है। फोर्थ है समय पर पता न लगने के कारण समय पर कार्यवाही का न हो पाना, क्योंकि समय पर ये सब छल कपट पता नहीं लग पाते इसलिए कार्यवाही नहीं हो पाती। फिफ्थ है समय पर सर्वे और विशेषज्ञ प्रमाण पत्र का अभाव और अपर्याप्त। तो जब सर्वे और विशेषज्ञ प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका समय पर अभाव होता है, उस समय पर वो नहीं बनाए गए होते, तो जिसकी वजह से भी छल कपट होना लाजमी है। सिक्स्थ है संबंधित सरकारों का उदासीन रवैया। तो जो सरकार होती हैं उस समय की, जिस समय छल कपट हो रहे हैं, जो भी सरकार है अगर वो उदासीन रवैया अपनाती है तो भी छल कपट आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि कोई जांच नहीं होती, कोई उन पर एक्शन नहीं होता। सेवंथ है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में न्यायालयीय समस्याओं और अन्य कानूनी जटिलताएं। और अगर इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसके लिए एक तो कोर्ट वगैरह की बहुत समस्या होती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी कानूनी जटिलताएं हैं कि जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, छल कपट हुआ है, वो इन सब चीज़ों को सोचता है कि इतने कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और इन कानूनी जटिलताओं में फंसे, तो जो उसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको वो सहन कर लेता है। फिर है सूचना के वितरण का अभाव, और कई बार तो सूचना ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सूचना ही आगे नहीं जा पाती, उसकी वजह से भी धोखाधड़ी हो जाती है। तो विभिन्न विशेषीकृत एजेंसियों जैसे कि सरकारी सलाहकारी कंपनियां, समुद्री अपराध खोजी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आदि में वाणिज्यिक अपराध सेवाएं प्रदान करने की कई कंपनियों को और एकल निवेशकों यानी कि जो सिंगल इन्वेस्टर हैं, उनमें अरबों डॉलर
को उनके अरबों डॉलर को संभावित धोखाधड़ी तथा चोरी से बचाया जा सकता है। उनकी पूर्व चेतावनी सिग्नल को पहचानने की क्षमता के कारण लगभग 20 वर्षों की वाणिज्यिक अपराध के खिलाफ लड़ाई के द्वारा इन धोखाधड़ी खोजी कौशलों का विकास हुआ है। तो लगभग 20 वर्षों की वाणिज्यिक अपराध के खिलाफ, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जो भी वाणिज्यिक अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई के द्वारा, उनके खिलाफ लड़ाई की गई, उसके द्वारा धोखाधड़ी खोजी कौशल का विकास हुआ है कि किस तरह से धोखाधड़ी को खोजा जा सकता है। इस स्किल का डेवलपमेंट हुआ है। इसके बावजूद अभी भी अधिक संख्या में समुद्री धोखाधड़ी और समुद्री डकैती की घटनाओं का पता आधारभूत संरचना के अभाव में, समय पर कार्रवाई के अभाव में, संबंधित सरकारों के उदासीन रवैये और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अभिप्रेरित दृष्टिकोण के अभाव में उसके कारणों का आज भी पता नहीं चल पाता। तो बेशक धोखाधड़ी खोजी कौशलों का तो विकास हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी असंख्य रूप से समुद्री धोखाधड़ी हो रही है और अभाव है, क्योंकि ना तो समय पर कार्रवाई हो रही है, ना आधारभूत संरचना है। तो उसके द्वारा अभी भी कई बार जो हमारे सरकारों का उदासीन रवैया है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी दृष्टिकोण का अभाव है, उस कारण इन धोखाधड़ी का पता नहीं चल पाता, और अगर पता चल भी जाता है तो उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता। तो ये भी हमारा हो गया, ये चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंदरगाहों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 3 नीतिगत उपायों या पहलों पर विवेचना कीजिए। कि क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो बंदरगाह के विकास है ना, बंदरगाह मतलब सी पोर्ट जो होते हैं, जहाँ से समुद्री जहाज आके रुकते हैं, माल को लदाते हैं, तो इनके विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए 3 नीतिगत उपाय या 3 पहल हैं, उनकी विवेचना कीजिए। तो ये चैप्टर नंबर 14 में से है, पेज 129 पे मिलेगा। बंदरगाह के विकास के लिए नीतिगत पहलें और निजी क्षेत्र सहभागिता, पेज नंबर 130। बंदरगाहों का निगमीकरण, संयुक्त उद्यम, नवी योजना वगैरह। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा कि 3 नीतिगत उपाय क्या हैं। वो नीरज की बुक में आपको पेज चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 129 और 130 पर मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक का 7R फ्रेमवर्क। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 करवा दिया था इसका, ठीक है। साथ ही पेज नंबर 16 में भी आकारात्मक उद्देश्यों का संतुलन, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये 7R फ्रेमवर्क क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। 7R में क्या आता है, R मतलब राइट। तो ये 7 राइट्स क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के 7 फ्रेमवर्क को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सही मात्रा में मीन्स सही राइट क्वांटिटी, सही स्थिति में राइट पोजीशन, सही जगह पर राइट प्लेस, सही समय पर राइट टाइम, सही ग्राहक के लिए राइट कंज्यूमर या राइट कस्टमर, और उचित मूल्य पर यानी कि राइट प्राइस पर सही उत्पाद प्राप्त करना मीन्स राइट प्रोडक्शन। जो भी हमारे ये 7 राइट्स हैं, इसका हमने ये पढ़ लिया। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको कराया था इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, और थोड़ा सा पेज नंबर 16 से भी क्वेश्चन इसमें आएगा। इसका बी पार्ट है विदेशी व्यापार का वातावरण, ठीक है। ये भी अध्याय 2 का पेज नंबर 15 का ही है। तो देखिए सेकंड चैप्टर भी इसमें आ गया, और इसमें तो बताया नहीं है, नहीं तो कभी कभी ना जो टिप्पणियाँ होती हैं सिर्फ 2 ही करनी होती हैं 4 में से, बट इसमें नहीं बताया तो आपको 4 ही देख लीजिएगा। लाइनर जहाज़ों का चयन, पेज नंबर ये चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 68 पर है। लाइनर नौ परिवहन, इसको आप लिख सकते हो। अब क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हर टिप्पणी 5 नंबर की होगी, तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको एक ही शीट मिलेगी जो 16 पेज की होती है, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो अपने क्वेश्चन की लेंथ को भी देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आगे इस पूरे क्वेश्चन ना कर पाओ और आपको आपकी शीट्स खत्म हो जाए। तो जितने क्वेश्चन का पेपर जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से आपको उसकी लेंथ लिखनी है। और लास्ट है हमारा लदान बिल और चार्टर पार्टी में क्या अंतर है, ये पेज नंबर ये चैप्टर नंबर 13 का है क्वेश्चन, पेज नंबर 180। तो हमने 2021 फरवरी के पेपर में देखा कि हमारे इसमें 8 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से रिपीट आए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14 एंड 15। तो इसमें हमारे पास ये चैप्टर थे। आगे भी हम जब नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे उसके भी चैप्टर नंबर नोट कर लेंगे, और उन चैप्टर्स को जो बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं,
तो वैसे तो पूरा सिलेबस करते चलिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप इसके बाद नेट JRF करते हो या कोई भी आगे अपनी स्टडी करते हो, वैसे भी आप मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको हर चीज़ बहुत तरीके से आनी चाहिए। एज ए टीचर मैं आपको यही कहूँगी कि आप पूरा ही सिलेबस बहुत अच्छे से कीजिएगा। बट फिर भी अगर जिसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह एक पेपर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।